एनए के स्पीकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बहुत ही अहम सियासी लीडरों में इनका शमूलियत होती है और अब इनकी मुलाकात हुई है नैब के जो चेयरमैन हैं बेसिकली एक मुकमुका करने के लिए। तो वो डायरेक्टली नैब उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स नहीं करेगा, उनको अरेस्ट नहीं करेगा और फिर एनए स्पीकर डिसाइड करेगा कि उसके खिलाफ क्या चीजें होनी चाहिए नहीं होनी। जो बंदा जो लाकानूनियत कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो धज्जियां उड़ रही हैं ये सब चीजों के खिलाफ बातें कर रहा है उसके खिलाफ जस्टिस काजी फैज ईसा है। ये जो डिविजन्स क्रिएट की गई हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर किसी तरीके से तोड़ने की बातें, फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें की गई हैं, तो क्या ये कंसर्टेड एक कोशिश है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से कि रिलीफ दी जाए इमरान खान को? एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। लेट अली शो यू के एक नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। शुरू करते हैं आज थोड़ा डिफरेंट खबर के साथ आपको देकर। जो पार्लियामेंट्री स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के अंदर एयाज सादिक साहब पहले भी रह चुके हैं। एनए के स्पीकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बहुत ही अहम सियासी लीडरों में इनका शमूलियत होती है और अब इनकी मुलाकात हुई है नैब के जो चेयरमैन हैं लेफ्टिनेंट जनरल समथिंग समथिंग नजीर अहमद। और इनसे मुलाकात क्यों हुई है? बेसिकली एक मुकमुका करने के लिए और रूल्स ऑफ एंगेजमेंट सेट करने के लिए कि जी अगर नैब के पास शवाहिद हैं केसेस के और सबूत मौजूद हैं अगेंस्ट सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस, एमएनए, सेनेटर्स, तो वो डायरेक्टली नैब उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स नहीं करेगा, उनको अरेस्ट नहीं करेगा, जाएगा वो एनए स्पीकर के पास और फिर एनए स्पीकर डिसाइड करेगा कि उसके खिलाफ क्या चीजें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ये सब लोग बैठे हुए चोरी के ऊपर हैं। इनफैक्ट एयाज सादिक की जो अपनी सीट है शायद वो खुद नहीं जीता, शायद जीता है, उसके ऊपर थोड़ी एम्बिग्यूटी है क्योंकि पीएमएलएन 13 सीटें जरूर जीती थी, वो कहते हैं ना 13-14 सीटें जीती थी। तो अब खुद ही बैठे हुए हैं, खुद ही रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ये डिसाइड कर रहे हैं, चोरी भी की, फिर सीना जोरी भी की और अब जब लोग इनको थूके और गालियां मांग रहे हैं तो मार रहे हैं तो फिर ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। बेसिकली जब ऐसी हरकतें करेंगे आप लोग मिलेंगे कमरों के पीछे बैठ के तो फिर यही होगा क्योंकि आपके पास एक तरीके से एक 3 pronged अप्रोच है ना। एक तरफ आपके पास पार्लियामेंट के अंदर ऐसे लॉ मेकर्स बैठे हुए हैं जो लीगल स्टेप्स ले रहे हैं, जो लेजिस्लेशंस बना रहे हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं है हकीकत के अंदर, रियलिटी से वो हटके है। दूसरी तरफ आपके पास जजेस बैठे हुए हैं जो भी वायलेशन कर आएगा कॉन्स्टिट्यूशन की, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो जो भी हो, फैसल वाड़ा हो एज अ माउथ पीस, उसकी दिफा के लिए काजी फैज ईसा मौजूद है। जो बंदा जो लाकानूनियत कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो धज्जियां उड़ रही हैं ये सब चीजों के खिलाफ बातें कर रहा है उसके खिलाफ जस्टिस काजी फैज ईसा हैं। तो बेसिकली इस पूरी इक्वेशन के अंदर जस्टिस काजी फैज ईसा जो हकीकत है, जो आईन है, जो सही है, सच्चाई है, उसके अपोज्ड जो बंदा खड़ा हुआ है इस वक्त, कवर 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 कवर, नई बेंचेस बना दो, ये कर दो, हर बेंच के अंदर मैं खुद ही घुसूंगा, मैं ही जानता हूं, मैं ही आईन हूं, मैं ही अदलिया हूं, मैं ही इंसाफ हूं। तो ये सिचुएशन है और अब बेसिकली डिसीजन पे डिसीजन जो रिलीफ दी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीफ दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बैट सिंबल वाले केस को, रिजर्व सीट वाले केस को, उस सब के अंदर काजी फैज ईसा इस तरीके से बैठ गया जैसे कैंसर किसी जिस्म में आके बैठ जाता है और कहता है जब तक खत्म नहीं करूंगा इस चीज को मैं नहीं हटूंगा। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था ना कि अपने ये एयाज सादिक साहब और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, तो सेनेट ने एक मजाक नहीं करा, इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2024 पास किया है मेजॉरिटी वोट के साथ जुमेरात को। और इसके अंदर अपोजिशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जेयूआईएफ के मेंबर्स ने सबने कहा कि जी ये बिल हम अपोज हैं, मगर सेनेट चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपोजिशन को धमकियां दी कि जी आप डिकोरम मेंटेन करें। तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो अमेंडमेंट है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस ट्राइब्यूनल मेंबर्स के तौर पे तैनात करने का बेसिकली इजाजत देती है सेक्शन 140 अमेंड करके। और हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन अगर खुद ही उसके पास अपनी क्रिटिकल अकाउंटेबिलिटी की पावर्स आ जाएं,
खुद ही वो ट्राइब्यूनल सेट करे रिटायर्ड जजेस से मुबनी, तो अगर सिकंदर राजा जैसे, सुल्तान राजा जैसे इलेक्शन कमिश्नर हुए अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2024 में क्या होगा। और इसीलिए शायद एक निज़ाम ये जितने स्टेप्स ले रहा है इसके अंदर लोगों की बेबसी नहीं है, वो तो है मईशत, आपकी इकॉनमी, मुस्तकबिल, बच्चों की पढ़ाइयाँ, बिल, गैस के बिल, ये सब चीज़ें तो मौजूद हैं, मगर मायूसी एक्चुअली है उन लीडरों से, उस लीडरशिप से के अंदर, फ्रॉम विद इन देमसेल्व्स, के जो अभी तक जिनको एक रास्ता नहीं समझ आया, नहीं मिला, कि वो ये एंटी ह्यूमैनिटेरियन, एंटी पाकिस्तानी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और अपने जुर्मों को और गुनाहों को बेसिकली अंदर दबाने के चक्रों में कि वो साफ शफाफ इससे निकलें, आगे उभरें, इन चक्रों के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम की वाड़ लगा दी है। और ना सिर्फ पाकिस्तान के निज़ाम की, हम देखते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ऊपर जो केसेस किए गए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज का रिएक्शन जो आया है अमेरिका के अंदर, फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया के अंदर भी आ रहा है, ऐसा नहीं है, मगर अमेरिका के अंदर जो आ गया है, पाकिस्तान के लिए एक नफरत नुमा एक बेसिकली एक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है, जिसके अंदर अब रिएक्शन पाकिस्तानियों का क्या होगा, कैसे होगा, वो हमें देखने को मिल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान ये सब हरकतें कर रहा है, पैसे नहीं है उसके पास, SIFC, इसके वाली बात की है मैंने पिछले 24 घंटे के अंदर। दूसरी तरफ ये जो डिविजन्स क्रिएट की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, किसी तरीके से तोड़ने की बातें, फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें की गई हैं, तो सब ब्लॉक लग रहा है, इंक्लूडिंग उमर अयूब खान साहब, शरियार आफरीदी, शंदाना गुलजार, शिबली फराज और रऊफ हसन साहब पहुंचे अडियाला जेल और उन्होंने बहुत घंटे इंतजार किया और उसके बाद उनको वहां से रुस्वा होकर जाना पड़ा, क्योंकि जेल अथॉरिटीज ने कहा कि जी ऊपर से हमें ऑर्डर नहीं आया है कि खान साहब से आप मिल सकते हैं। और वो इसलिए पहुंचे थे कि वो एक यूनाइटेड फ्रंट पोज कर सकें। अच्छा, शरियार आफरीदी साहब की भी बातों के अंदर वसीम बदामी के शो के ऊपर जाकर उन्होंने बातें की हैं, थोड़ी ज़रा सुनिएगा और फिर मैं इसके ऊपर आपको तबसरा देता हूँ कि क्या मेरे ख्याल से क्या हो रहा है और ये वजूहात क्या हैं ये ऐसी बातें करने की। सुनिए जरा। तो 6 साल बाद तो तब्दीली नागुज़ीर है ही ना, तो मेरा ख्याल है कोई और मिसाल मुल्क की आर्मी चीफ की मिसाल एक बाप और मां दोनों की बनती है। That's why I've given this example. ठीक, हम तो उस वक्त मशवरा दे रहे थे आपको कि सोच लें इस पे, लेकिन आप तो बताऊं अभी आज हैं ना, मैंने सोचना नहीं है। आज मेरी गैरत है, मेरी इज्जत है और मेरा ईमान है। और ये भी चीज आपने क्यों अभी तक नहीं बताई कि मैं हर जगह कहता था कि अगर पाकिस्तान जैसी फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज शाम, इराक, लीबिया के साथ होती तो उनका ये हाल ना होता। अब वापस आते हैं, हेड ऑफ द स्टेट सिपाही सालार, इसकी मिसाल बाप की होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ मैं आपको बताऊं कि अगर कोई शख्स अपने आप को कानून से बालातर समझे, चाहे वो बाप हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो DGI हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो, कोई आलिम हो, रही बात इदारे की, अफवाज पाकिस्तान की, मेरा लीडर कहता है मेरी जान से ज्यादा अहमियत अफवाज पाकिस्तान की है। वो ना अहल, वो बदबख्त जो PTI को फौज के आगे पिच करने पे तुले हुए हैं या कोई ऐसी सोच बना रहे हैं, वो अहमकों की दुनिया में रहते हैं। जी, तो फौज हमारी है, आर्मी चीफ हमारा है, सब कुछ हमारा है, तो फिर आपका लीडर क्यों जेल में है, शरियार आफरीदी साहब? तो शरियार आफरीदी के कमेंट अभी आए, फवाद चौधरी के कमेंट कुछ दिन पहले आए, आर्मी के ऊपर लेके लोगों को के लिए नया रास्ता निकालने के लिए। तो क्या ये कंसर्टेड एक कोशिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि रिलीफ दी जाए इमरान खान को, कि उनको ऐसी एक पोजीशन सेंटर करके लेके आया जाए कि थोड़ी रिलीफ के ऑप्शंस उनके पास मुमकिन हो सकता है। हु नोज कि क्या क्या चीजें किस तरीके से चल रही हैं, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बट आर्मी की क़यादत के अंदर भी आई एम श्योर एक चेंज ऑफ हार्ट, एक चेंज ऑफ लीडरशिप होगा इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरे मेस को देख के। मगर वो कौन लीडर है, वो कौन डिसीजन लेगा, वो कलेक्टिव प्रेशर क्रिएट हो सकता है, उसके ऊपर नहीं हो सकता, वी डोंट नो। खैर एनीवेज, आज के लिए इतना ही, इस सेगमेंट के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक डू राइट, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करते रहें, प्रेस द बेल आइकॉन। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।